वेलकम बैक टू परफेक्टेशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री और एलएन के मॉड्यूल से ही हम पढ़ रहे हैं। लास्ट एटॉमिक रेडियस, उससे पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्लेटर्स रूल, उसका फर्स्ट वीडियो जो इम्पोर्टेंट था। सेकंड एटॉमिक रेडियस, उसके 3 वीडियो डाले हमने। एक एटॉमिक रेडियस डिटेल में एक्सप्लेन किया, दूसरा उसके इम्पोर्टेंट की पॉइंट जो नीट और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और उसके बाद बिगिनर बॉक्स 3 उसके 10 MCQ हमने एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड सॉल्व किए थे। मतलब एक पैटर्न समझा रहा था मैं तुम्हें कि MCQ अगर आ रहा है तो इस तरह सॉल्व करेंगे। तो हो सके तो वीडियो वापस देख लेना, अपनी नोटबुक में खास लिखना। जब मान लो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, वीडियो देख रहे हो, तो उस वक्त भी नोटबुक लेकर बैठो। और तुम्हारे पास तो मॉड्यूल्स है तो मॉड्यूल से डायरेक्ट MCQ सॉल्व करने की ट्राई करो, रट्टा मत करना। सिर्फ जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने MCQ आसान होंगे। और की पॉइंट्स तुम्हारी नोट में कंपलसरी होने चाहिए। सबकी नोट्स पर्सनल होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। जिसके पास जितनी बढ़िया नोट्स और शॉर्ट में बना रहा है अपने हिसाब से, समझ रहे हो ना, उसे रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। और ज़रूरी है रिवीजन कांस्टेंट रखना। अगर सही से मार्क्स चाहिए तुम्हें तो जो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, फिर ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और 4 महीने के बाद वापस फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो नो, ज़रूरी है कि कांस्टेंट रिवीजन करते रहना। तो चलो आगे, आज सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक रेडियस कंप्लीट किया था। चलो कौन सा टॉपिक? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं हम उसे, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं हम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं। तो IP भी लिख सकता हूँ मैं, या तो IE भी लिख सकता हूँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग समझ लो क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो मान लो मैं एक आइसोलेटेड गैसियस एटम ले रहा हूँ, ज़रूरी वर्ड है। कौन सा एटम होना चाहिए? आइसोलेटेड। और कौन से स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में नहीं। तो गैसियस स्टेट के अंदर कोई एटम एज एग्जाम्पल मान लो, और उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो पता है ना हमें कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन तो है ही। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होती है बोलो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर है कोई तो उसकी एनर्जी हम 0 एज्यूम करेंगे। तो मतलब जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उसकी एनर्जी माइनस में लेते थे। चैप्टर 2 में ये डिटेल में पढ़ा है हमने। तो मान लो इसके ऊपर तो अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस का, तो मुझे करना क्या है? ये आइसोलेटेड और कैसा गैसियस एटम है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके वर्ड, गैसियस स्टेट के अंदर। अब क्या करेंगे? यहाँ से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है मुझे एटम से। तो क्या ऐसे ही रिमूव हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा बोलो? एनर्जी मिलेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ केस में तो एनर्जी हमें यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी, कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायर होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो वही एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उस वक्त जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर है वही एनर्जी क्या है? अपनी आयोनाइजेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल इन देयर आइसोलेटेड गैसियस स्टेट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए है ना, रिमूव इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंपल सी डेफिनेशन है ओके आयोनाइजेशन एनर्जी की। चलो उसके बाद आगे, पहले की पॉइंट ये समझा रहा हूँ मैं तुम्हें आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। अगर मान लो कोई न्यूट्रल एटम है, कोई न्यूट्रल एटम ले लेते हैं,
तो न्यूट्रल एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज कैसी होगी, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, मतलब उस वक्त एनर्जी चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो ना, एनर्जी रिक्वायर होगी। तो न्यूट्रल एटम में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है, न्यूट्रल एटम से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो उस वक्त आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बोलो कैसी प्रोसेस है ये, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब समझना, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज कितना आएगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, पॉजिटिव कब नेगेटिव कब डिटेल में वहाँ पर पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पर ऐसा समझ लो कि तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी न्यूट्रल एटम के लिए। अब न्यूट्रल एटम मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी Na ले लो, Mg, ये सारे न्यूट्रल है, हाइड्रोजन, तो वो न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, कैटायन या एनायन की बात नहीं कर रहा मैं। तो कैटायन और एनायन में एनर्जी थोड़ा डिफरेंस अलग हो सकता है, समझना। न्यूट्रल एटम के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर होगी, और डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी उस वक्त, पॉजिटिव ही होगी। तो न्यूट्रल एटम के लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड इतने वर्ड। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, चलो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम मेज़र किस में करेंगे, कौन सा यूनिट है, तो कैसे मेज़र करनी है उसे, तो अगर एक एटम के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं पर एटम, या किलो कैलोरी पर मोल। तो 1 मोल में ज़्यादातर हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, किलो कैलोरी। एक और है किलो जूल पर मोल, तो किलो जूल, किलो कैलोरी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम मेज़र करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक और स्टेटमेंट यहाँ ही ऐड कर लेता हूँ मैं। चलो यहाँ पर अगर मान लो मुझे इसे शॉर्ट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कोई XYZ एटम है, कैसा होना चाहिए ये, गैसियस ना, इसमें से क्या कर रहे हैं हम, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये भी गैसियस फॉर्म में ही है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वही एनर्जी कौन सी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो सिंपल से बेसिक पॉइंट है पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। सबसे पहले तो मतलब क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, वो क्लियर होना चाहिए। तो 2 चीज़ें खास याद रखोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, जब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं ना, तो 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, और एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, इट्स कॉल्ड देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। और किस में मेज़र करेंगे हम उसे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र कर सकते हो, किलो कैलोरी या तो किलो जूल। इसके डेटा आगे आते जाएंगे, ओके, जैसे जैसे पढ़ेंगे। और न्यूट्रल एटम के लिए क्या होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा वो। चलो नेक्स्ट उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब समझना, मान लो एज एग्जांपल कोई एटम है, उसमें से मैंने पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ, +1 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इसकी कोई ना कोई आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो मिलेगी ना। मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, समझना न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम से मैंने क्या किया, न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो वो एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। IE1 क्या बता रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हुई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है हमने बाहर से। अब क्या मिला हमें, कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब M+ ना। अब इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ तो बोलो क्या आएगा इस पर, 2+, और इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ तो कौन सी एंथैल्पी होगी यहाँ पर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूँ इसमें से, तो बोलो क्या होगा यहाँ पर, +3 का चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पर क्या होगी, 3 होगी। चलो तीनों में से कौन सी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा,
फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो थर्ड आयोनाइजेशन मतलब इसमें से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना थर्ड वाला, तो उस वक्त ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। यहाँ पर भी एनर्जी रिक्वायर है समझना, लेकिन कम एनर्जी में मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता हूँ। फिर अगर मुझे यहाँ पर M+ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो थोड़ी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? तीनों में सबसे ज़्यादा। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 इज़ लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 लेस देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। समझ में आ रहा है ना ये? तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा ही होगी। क्यों? रीज़न चाहिए। तब सिंपल सी चीज़ है, मान लो एज एग्जाम्पल ये तो न्यूट्रल है ना पहले, तो जो एट्रैक्शन है वही एट्रैक्शन है, यहाँ तो न्यूट्रल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने क्या किया? रिमूव कर लिया। लेकिन जैसे ही इस पर प्लस का चार्ज आ गया, समझना ये तो प्लस है ना, अब तो 1+ का चार्ज बता रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है पहले से, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है मान लो ये एटम में। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है समझना, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, एक तो इलेक्ट्रॉन चला गया। अब दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है और ये ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, तो इस पर क्या होगा? फोर्स ज़्यादा लगेगा, स्क्रीनिंग भी कम हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन दूर हो गया। अब इस पर तो ज़्यादा फोर्स लग रहा है, एक तो पॉजिटिव हो गया वो, न्यूक्लियस पहले से तो फोर्स लगा रहा था इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इलेक्ट्रॉन जाने से और पॉजिटिव हो गया, और पावरफुल अट्रैक्शन लगाएगा, तो अट्रैक्शन क्या हुआ? यहाँ पर और बढ़ गया ना अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन बढ़ गया तो मतलब और एनर्जी रिक्वायर है। तो यहाँ पर एनर्जी, अगर इसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है समझना, तो क्या चाहिए यहाँ पर? एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 ज़्यादा होगी। अब तीसरी कंडीशन में आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर तो बोलो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया ना यहाँ तो, और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इसका अट्रैक्शन तो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि 2+ एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करके रख रहा है वो। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड वाली ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि कैटायन M2+ से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो उस वक्त आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर उसका अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये थी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ना था हमें? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सबके लिए 3-4 नहीं होती होगी, किसी के लिए हम सेकंड भी पढ़ेंगे, लेकिन वर्ड क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से कम होगी। कैटायन की बात कर रहा हूँ मैं ज़्यादातर। चलो नेक्स्ट, उसके बाद तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड पॉइंट गिवन है मॉड्यूल के अंदर। चलो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आ रहा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड पॉइंट कौन सा है? चलो फैक्टर्स, और ये MCQ इसमें से बनता है, कौन कौन से फैक्टर्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर अफेक्ट करेंगे। तो चलो सबसे पहले इन पीरियड में चले जाते हैं। जब मैं पीरियड की बात कर रहा हूँ तो हम किसकी बात कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट ना। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड हमें ये समझना है कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा अट्रैक्शन करके रखा है उसने तो इलेक्ट्रॉन तुम आसानी से रिमूव कर पाओगे? नो, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर अट्रैक्शन थोड़ा कम है तो उसे रिमूव करने के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो मतलब अट्रैक्शन अफेक्ट करेगा, यस। तो चलो सबसे पहला एक फैक्टर कौन सा ले लेते हैं हम? जेड इफेक्ट ले लेते हैं। तो बोलो जेड इफेक्ट और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सनली या प्रोपोर्शनल होगा? किसी की जेड इफेक्ट ज़्यादा है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा या कम? जेड इफेक्ट मतलब समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन आउटर मोस्ट। तो जेड इफेक्ट ज़्यादा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? मोर होगी। क्लियर है वर्ड? अगर जेड इफेक्ट ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? ज़्यादा। तो सेकंड पीरियड में सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी? फ्लोरीन की। मतलब फ्लोरीन में से अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम? सेकंड पीरियड में लिथियम। लिथियम आसानी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। तो क्लियर है?
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड जेड इफेक्ट, जिसकी जेड इफेक्ट ज़्यादा होगी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। मैं फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूँ। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ले लो। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और पॉजिटिव जो चार्ज होता है, किसी पर पॉजिटिव चार्ज, अभी बात की हमने M+ था, M+2 था और M+3 था, है ना। तो M+3 से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो और टफ, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी और क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए समझना क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा बोलो, इन्वर्सनली रिलेशन होगा। मतलब A के ऊपर -1 चार्ज है, A पर -2 का चार्ज है, A पर -3 का चार्ज है, तो तीनों में से किस में से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा, -3 वाले में से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा, मतलब उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो इस एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आयन Fe +3 +2 में भी होगा या Fe। तो चलो तीनों में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी, Fe+3 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, कॉमन कोई भी। A लिख रहा हूँ मैं, ओके, XYZ लिख रहा हूँ। इस पर है -3 का चार्ज, -2 -1 एंड A लिख रहा हूँ। चलो किसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम, इसके ना। तो अगर ये वाला MCQ आ रहा है तब भी आना चाहिए, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा और किसकी कम। तो पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और नेगेटिव चार्ज जिस पर ज़्यादा है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। चलो सेकंड नंबर, उसके बाद मॉड्यूल में देखते जाना, और जहाँ पर पेंसिलें ज़रूरत है मान लो टिक करने की, वहाँ पर टिक कर लेना मॉड्यूल में। चलो सेकंड फैक्टर ले लेते हैं, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। चलो क्या पढ़ाया था हमने, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, मोर स्टेबल होते हैं ना। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड वाले क्या होंगे, मोर स्टेबल होंगे। तो यस, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। पॉइंट समझना ये, मतलब जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान नहीं होगा। समझ रहे हो ना, जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव करना है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं बढ़िया सा, सेकंड पीरियड के अंदर ही नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल ले रहे हैं। चलो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 हाफ फील्ड है। चलो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4। मतलब ये किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, फर्स्ट आयोनाइजेशन, दोनों में से मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। मतलब मान लो मुझे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा, इसमें से आसानी से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। समझना, हाफ फील्ड या फुल फील्ड होने से एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बोलो, सेकंड पीरियड है, वरना सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते जाते कौन सा ट्रेंड आ रहा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए थी ना ऑक्सीजन की, लेकिन हो क्या रहा है, किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है अभी, नाइट्रोजन की। और कौन सी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो रीज़न क्या होगा, वाई द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन। तो रीज़न क्या होगा, नाइट्रोजन हैज़ हाफ फील्ड एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दे रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो, इस इम्पोर्टेंट। लेकिन अब दूसरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझो, एक इलेक्ट्रॉन इसने रिमूव कर दिया है ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो अब क्या बनेगा बोलो, 1s2
2s2 2p2। अब इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p। तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा बोलो? तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए क्या लिखेंगे हम? ऑक्सीजन की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बोलो? हायर होगी। क्लियर ना? रीज़न क्या? रीज़न क्या? हाफ फील्ड। अब इसमें हाफ फील्ड आ गया, मतलब सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद उसमें अब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये था, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन ऑक्सीजन, बट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन नाइट्रोजन। समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन आयन एंड नाइट्रोजन आयन की बात कर रहा हूँ सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए। तो स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? फोकस करो टोटली। तो किस पर है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। इसी तरह अगर मान लो फुल फील्ड है तो उस वक्त भी वही रूल्स आएगा ना। अगर आउटर मोस्ट कंप्लीट भरा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं कर पाएंगे हम कंपेयर टू दूसरे जो है वो। ओके, तो सेकंड ट्रेंड कौन सा था? हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड एंड दैट स्टेबिलिटी। चलो थर्ड नंबर, चलो थर्ड नंबर कौन सा ट्रेंड आ रहा है? मुझे ट्रेंड बताओ कौन से आ रहा है थर्ड नंबर पर? पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल है ना। पेनिट्रेशन पावर ऑफ, अब पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? पेनिट्रेशन पावर मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। मान लो ये न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट सब सेल है, ये सब सेल मतलब एस पी या डी ना, या एफ, कोई भी सब सेल हो सकता है। तो किसका अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किसके साथ ज़्यादा होगा बोलो? एस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। रीज़न? क्योंकि एस नज़दीक होता है कंपेयर टू पी एन डी एन एफ से। तो पेनिट्रेशन पावर किसका ज़्यादा? पेनिट्रेशन पावर मतलब समझ रहे हो ना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो कौन से सब सेल का अट्रैक्शन ज़्यादा है न्यूक्लियस की तरफ? एस का, पी का या डी या एफ का? तो एस का पेनिट्रेशन पावर क्या होगा? हायर होगा। एमसीक्यू में कई बार डायरेक्ट पूछ सकते हैं एस पी डी एफ। और रीज़न क्या होगा? इट इज़ नियर टू न्यूक्लियस, एस ऑर्बिटल थोड़ा नज़दीक होगा कंपेयर टू दिस। तो पेनिट्रेशन पावर इसमें। तो अब कंपेयर करो, अगर इलेक्ट्रॉन किसी में एस ऑर्बिटल में और किसी के पी में है तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा? एस या पी से? एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एस में है, एक एटम में पी में है, तो पी वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि अट्रैक्शन वहाँ पर कम है। तो एस ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा, अगर कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं, एक में एस है और एक में पी है, तो एस वाले में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ये भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। और पेनिट्रेशन पावर तो डायरेक्ट एमसीक्यू में ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पेनिट्रेशन पावर ऑफ द सब सेल। तो किसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है? एस सब सेल का पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके वो। चलो नेक्स्ट, उसके बाद चलो फैक्टर्स के बाद कौन सा टॉपिक आ रहा है नेक्स्ट? थ्योरी पढ़नी है तुम्हें अभी तो। चलो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कंपैरिजन करनी है हमें। तो थर्ड पॉइंट जो है वो देखो, कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे पहले किस में गिवन है? इन अ पीरियड ना। तो चलो इन पीरियड क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाते जाते इन अ पीरियड जेड इफेक्ट बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। तो इसमें कोई है ही नहीं, सिंपल सा, सिर्फ हाफ फील्ड और फुल फील्ड पर फोकस कर देना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिलेटेड। चलो सेकंड क्या है? इन ग्रुप। इन अ ग्रुप में क्या होगा बोलो? टॉप टू डाउन ना। इन अ ग्रुप टॉप टू डाउन बोलो। तो टॉप टू डाउन जाएंगे तो एटम की साइज क्या होती जाएगी? समझना, ये फर्स्ट सेल है,
सेकंड सेल, थर्ड सेल है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा? ये, क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पर? कम होगा। तो टॉप टू डाउन क्या होगा बोलो? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजिस। टॉप टू डाउन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो आसानी से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, ये नहीं। लेकिन इसमें एक्सेप्शन केस अब वहाँ पर फोकस करना है। चलो एक्सेप्शन केस में 2 एक्सेप्शन केस बढ़िया गिवन है। एक ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन केस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। चलो सबसे पहले एक्सेप्शन गिवन है इन ग्रुप 13। चलो ग्रुप 13 नाम याद करो, ग्रुप 13 के कौन कौन से हैं? बोरॉन, चलो नॉर्मल ट्रेंड जो हमने पढ़ा, इन ग्रुप टॉप टू डाउन आयोनाइजेशन साइज इंक्रीजेज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसके हिसाब से तो यही होना चाहिए ना कि थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए और बोरॉन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब देखना आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। बोरॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कितनी अप्रोक्स लिख रहा हूँ थोड़ी, 801 है। कितनी? 801। एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू उसकी 577 कितनी है? देन गैलियम के लिए 575 देखो कितनी है? 579 है। हाँ 579। इंडियम के लिए 558 और लास्ट में 598 है या 88 है, टेक्स्ट बुक में गिवन है ये डेटा। ओके चलो इतनी है। क्या लग रहा है? आयोनाइजेशन एनर्जी ओके ये किलो जूल पर मोल। तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। यस ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद उसकी कम है। यस कम है। लेकिन उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ ना थोड़ा। तो देखो आंसर कैसे आएगा? बोरॉन उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम एंड गैलियम के लिए बोलो क्या लिखेंगे? लेस देन ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी एग्जाम के लिए। देन उसके बाद इंडियम, दिख रहा है ये? नहीं आ रहा? चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ, हो गया। चलो क्या होगा बोलो यहाँ पर? ग्रेटर देन गैलियम की। और लास्ट में क्या आ रहा है वापस? तो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये। अब इसका रीज़न लिखने के हम, रीज़न क्या होगा? वही ना, क्यों एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम से कम है। और पैम्पलेट में वही है, देखो गैलियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन एल्यूमिनियम। तो एक्सेप्शन केस हुआ ना ये। तो रीज़न क्या है? वही, जब गैलियम की बात कर रहे हैं हम, तो गैलियम में क्या स्टार्ट होगा बोलो? डी ऑर्बिटल स्टार्ट होगा, डी ऑर्बिटल ऐड होता जाएगा। ओके तो डी ऑर्बिटल ऐड हो रहा है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल आया। अब डी ऑर्बिटल आ रहा है तो डी ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग कैसा होगा? पुअर। स्क्रीनिंग पुअर स्टार्ट होगा यहाँ पर। ओके यहाँ से स्क्रीनिंग स्टार्ट। अब स्क्रीनिंग कम हो रहा है समझना, तो एट्रैक्शन क्या हो गया? आउटर मोस्ट पर ज़्यादा लगेगा। अब एट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। इसे बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इसी को बोलते हैं हम ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और रीज़न यही है कि डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल जब ऐड हो रहे हैं अंदर तो स्क्रीनिंग पुअर हो रहा है। स्क्रीनिंग पुअर हो रहा है तो एट्रैक्शन क्या होगा? पावरफुल होगा। एट्रैक्शन पावरफुल होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? उसकी ज़्यादा होगी। तो बाय द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द गैलियम इज़ हायर देन एल्यूमिनियम। तो रीज़न क्या होगा? इतना भी लिख लो तब भी राइट है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हें ये फॉर्म में देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर ग्रुप 13 फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ट्रेंड देखो कहाँ पर चेंज आ रहा है, तो एक तो यहाँ पर ना और एक यहाँ पर चेंज आ रहा है। तो थैलियम के लिए भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन वहाँ पर कौन सा? एफ ऑर्बिटल ऐड होगा। जब एफ ऑर्बिटल ऐड होगा तो उसका स्क्रीनिंग तो और पुअर।
जब स्क्रीनिंग और पुअर होगा तो क्या होगा, एट्रैक्शन और ज़्यादा, और एट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी और ज़्यादा। देखो तो सही, सेकंड पर आ जाएगा, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड में ये सेकंड पर आ गया। इट्स कॉल्ड द ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो एक एक्सेप्शन केस क्लियर है। एक और एक्सेप्शन केस गिवन है, देखो अंदर। सेकंड एक्सेप्शन केस कौन सा है, हमने पढ़ लिया वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला एग्जाम्पल। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में याद करो क्या था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में हमने टाइटेनियम जिरकोनियम एंड हॉफनियम पढ़ा था हमने। टॉप टू डाउन तो यही ना, क्या होना चाहिए था, टॉप टू डाउन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन जिरकोनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हॉफनियम से क्या है, ज़्यादा है। मतलब हॉफनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, जिरकोनियम से ज़्यादा, और इसे क्या बोलते थे हम, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हमने बोला था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ, एफ ऑर्बिटल की वजह से। एफ ऑर्बिटल की वजह से हो क्या रहा है यहाँ पर, स्क्रीनिंग पुअर, एट्रैक्शन बढ़ गया, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हॉफनियम की क्या है, ज़्यादा है। तो एक्सेप्शन केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, याद रखना, और एक्सेप्शन केस बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री में। चलो नेक्स्ट, उसके बाद तो कंपैरिजन देख लेना। इन अ पीरियड क्या है, जेड इफेक्ट इंक्रीज तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन हाफ फिल वाली चीज़ पर फोकस करेंगे एक बार। दूसरे नंबर पर ग्रुप में तो टॉप टू डाउन जाएंगे, साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नॉर्मल ट्रेंड ये है, लेकिन एक्सेप्शन केस में जाएंगे तब क्या, ग्रुप 13 याद रखना। तो ग्रुप 13 में क्या है, एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी गैलियम से कम है। रीज़न क्या, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से, डी ऑर्बिटल की वजह से, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। और उसी तरह थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इंडियम से ज़्यादा है। रीज़न क्या होगा वहाँ पर, वही ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो एक एक्सेप्शन केस ग्रुप 13 के अंदर, और दूसरा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो क्लियर है ये। चलो नेक्स्ट, कंपैरिजन के बाद फोर्थ नंबर पर कौन सा टॉपिक है, आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड एप्लीकेशन, है ना। चलो आयोनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, फोर्थ नंबर, चलो एप्लीकेशन फर्स्ट। अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी पता है अलग अलग एलिमेंट की, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो सिंपल सा, मेटल अगर है, कोई भी मेटल है, तो मेटल में क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेस, जबकि नॉन मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मोर। तो नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल की कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। मेटल के अंदर तो टेंडेंसी है ही, उसे तो इलेक्ट्रॉन लूज ही करना है, और नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो फर्स्ट ये था। सेकंड नंबर, तो यहाँ से एक और एमसीक्यू निकाल सकते हैं ना, किसकी मेटालिक प्रॉपर्टी ज़्यादा, कौन ज़्यादा मेटालिक, तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम। समझना पॉइंट क्या है। तो मेटालिक प्रॉपर्टी अगर फाइंड करनी है मुझे, मेटालिक, तो आयोनाइजेशन एनर्जी से क्या होगा, तो फर्स्ट ग्रुप में मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किसकी आएगी, मेटालिक कौन ज़्यादा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, सबसे नीचे जो है वो मोर मेटालिक ना। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप में टॉप टू डाउन जाओ तो इंक्रीज होती है, समझना। मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू डाउन क्या होती है, इंक्रीज होगी। समझ में आ रहा है वर्ड। उसका रीज़न क्या है, 10th में था, मेटालिक प्रॉपर्टी टॉप टू डाउन इंक्रीजेस। इसी तरह कोई भी ग्रुप ले लो तुम, तो टॉप टू डाउन जाते जाते मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी इंक्रीज होगी। रीज़न क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी डिक्रीज होती है। क्लियर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू डाउन डिक्रीज एंड मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। अब कंपैरिजन एग्जाम में क्वेश्चन दे दे तुम्हें, अलग अलग 4 मेटल दे दे और सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी बता दे, गिवन दे पहले से ही, और फिर पूछे अरेंज करो मेटालिक प्रॉपर्टी के ऑर्डर में।
तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम वो सबसे ज़्यादा मेटालिक होगा। ओके, चलो सेकंड एप्लीकेशन क्या है उसकी, रिएक्टिविटी है ना। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। रिएक्टिविटी और आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन क्या, तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, मतलब ये भी क्या होगा, इन्वर्सनली ना। चलो एग्जांपल ले लेते हैं ग्रुप 1 में। चलो ग्रुप 1 अल्कली मेटल, किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा ग्रुप 1 में? ग्रुप 1 मतलब कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम नहीं लिखेंगे हम क्योंकि रेडियो एक्टिव है वो, फ्रांसियम को रेडियो एक्टिव में अलग से ही रखेंगे। ओके, तो चलो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी इसमें, सीजियम की। रीज़न बोलो, रिएक्ट क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सीजियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ग्रुप 1 में मोस्ट रिएक्टिव कौन है, बोलो। कहाँ तक ये आ रहा है सीजियम, यहाँ तक, यहाँ से नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ तक ही लिखो मैं। ओके, ऊपर तो आ रहा है ना कंप्लीट, ऊपर भी अपने टॉपिक लिखा था वहाँ तक, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिख रहा है ना, चलेगा इतना। चलो यहाँ पर तो सीजियम की रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये भी। तो टॉप टू डाउन क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो कई बार क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या लिख लेते हैं पता है, लिथियम सोडियम तो पढ़ा हुआ है तुमने, तो सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा लिख लेते हैं स्टूडेंट्स कि कैरोसिन में रखते हैं उसे, है ना, वहाँ तक पढ़ा हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कैरोसिन में रखते हैं। तो नो, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी सीजियम की। तो ये ऑर्डर भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलो सेकंड एप्लीकेशन क्लियर। थर्ड एप्लीकेशन कौन सी है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। समझना अब यहाँ पर दो रूल्स हैं। सोडियम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है, सोडियम Na+ या Na+2? सोडियम Na+ में ही रहता है। Mg+ में रहेगा या Mg+2 में? तो Mg के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, Mg+ भी हो सकता है, Mg+2 भी हो सकता है। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब, ऊपर जो है ना चार्ज, उसे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा हूँ अभी। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कब, स्टेबिलिटी बता रहा हूँ। ओके, कौन सा एलिमेंट लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है, तो सभी में नहीं रहेगा वो, एक उसमें स्टेबल फॉर्म ज़्यादा होगा। तो जिसका जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है उसके लिए देखो कितनी है वैल्यू आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कितनी हो, ΔH डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल 16 पॉइंट है या 16 है, 16 है। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंस कितनी हो, 16 से ज़्यादा हो, वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करता है। जैसे कि एग्जांपल, चलो Na एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+ में जाएगा, तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी मिलेगी ना हमें कोई ना कोई। उसी तरह चलो Na+ एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na+2 में भी जा सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो 1, 2, 3 भी कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पर इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी आई, इसकी जो आई, अगर कैलकुलेशन करें हम तो कितना कैलकुलेशन आया, ΔH कैलकुलेशन कितना आया यहाँ पर 41, 42.7 ना। तो देखो ये वैल्यू कितनी है कि सोडियम के लिए पढ़ रहे हैं, सोडियम के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 एंड +2 बताया यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, और दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 42.7 आ रहा है। तो 16 से तो ज़्यादा ही है ना।
तो अगर जिसकी वैल्यू क्या है 16 से ज़्यादा है डिफरेंस, तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लोअर है और ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो सोडियम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। उसका रीज़न है ये। चलो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब? तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कितना है? एंथैल्पी, ओके, डेल्टा एच। एंथैल्पी चेंज कितना है? लेस देन, कितना है? लेस देन 11 है ना, लेस देन और इक्वल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे कि एग्जांपल मैग्नीशियम, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Mg+ ना, और Mg+ एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करके Mg+2। तो Mg जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तब भी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और ये दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब डेल्टा एच कितनी आ रही है? हाँ, डिफरेंस वही तो कितनी आ रही है? 7.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो ये वैल्यू कितनी है? 11 से ज़्यादा ना, अरे कम ना। 11 से अगर कम है तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा? वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। उसी तरह एक और एग्जाम्पल, और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, एल्यूमिनियम की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हैं। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरा जाएगा और तीसरा जाएगा, मतलब 3 आयोनाइजेशन एनर्जी होगी ना। तो समझना एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ ये दिख रहा है ये। तो एल्यूमिनियम +3 में भी हो सकता है, एल्यूमिनियम +1 में भी होगा, एंड एल्यूमिनियम +2 में भी होगा। तो चलो कौन सा मोस्ट स्टेबल फॉर्म है ये तीनों में से? एल्यूमिनियम का तीनों में से मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा? तो +3, समझ रहे हो? उसके बाद +1, फिर उसके बाद +2 आ रहा है, ध्यान रखना, ओके। तो एल्यूमिनियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +3, फिर +1, फिर +2 है। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ओके। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के अलग अलग एलिमेंट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेंगे, हायर या लोअर, तो उसके लिए यहाँ पर एक बढ़िया सा रूल्स गिवन है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट कब? जब डिफरेंस जो आ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी का वो कितना होगा? अगर 16 से ज़्यादा है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और 11 से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन बढ़िया है एल्यूमिनियम वाला कि एल्यूमिनियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, उसके बाद कौन सा, क्योंकि एल्यूमिनियम की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो उसमें से मोस्ट स्टेबल ये, उसके बाद ये, फिर ये। मैग्नीशियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट Mg+2 है। अगर रीज़न देना हो तो क्या रीज़न देंगे हम? तो रीज़न यही देंगे ना, देयर डिफरेंस इन आयोनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट्स रिमेन इन सेकंड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसकी स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा होगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। तो एक और MCQ के लिए ये था। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर सकते हैं हम। चलो ध्यान रखो, ये तो बहुत सिंपल है। अगर किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? हायर आयोनाइजेशन एनर्जी है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे आउटर मोस्ट में। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? मोर ना। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस। तो कब ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी एंड कब कम? ये तो डायरेक्टली हम पता लगा सकते हैं कि यस, आयोनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड ये चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, और इसी से रिलेटेड MCQ भी सॉल्व करेंगे हम। तो कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किया आयोनाइजेशन एनर्जी में? सबसे पहले इंट्रोडक्शन की लेयर किया हमने, इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन थी। सेकंड नंबर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से ज़्यादा एंड सेकंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। न्यूट्रल एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी?
ऑलवेज एंडोथर्मिक होगी, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू उस वक्त ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। फिर उसके बाद फैक्टर्स पढ़े हमने इन पीरियड के अंदर। तो जेड इफेक्ट तो डायरेक्टली क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, प्रोपोर्शनल है ना जेड इफेक्ट से। दूसरा ट्रेंड क्या पढ़ा हमने, फैक्टर्स हाफ फिल एंड फुल फिल, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया। थर्ड नंबर क्या पढ़ा हमने, पेनिट्रेशन, कौन से सब सेल का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, एस का, SPDF, ओके। एंड चौथे नंबर पर फिर कंपैरिजन पढ़ी हमने। कंपैरिजन में पीरियड में जेड इफेक्ट से रिलेटेड ग्रुप में 2 एक्सेप्शन पढ़े। कौन कौन से एक्सेप्शन, एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ग्रुप 13 का, और दूसरा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा हमने। नेक्स्ट उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ी। एप्लीकेशन में सबसे पहली एप्लीकेशन मेटालिक कैरेक्टर्स है ना, मेटालिक कैरेक्टर्स पढ़ा। तो टॉप टू डाउन क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से वो इन्वर्सनली है। दूसरे नंबर पर क्या पढ़ा हमने, रिएक्टिविटी। तो टॉप टू डाउन जाएंगे तो रिएक्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फर्स्ट ग्रुप में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। थर्ड नंबर पर ऑक्सीडेशन स्टेट के एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा या हायर, तो उसके लिए रूल्स पढ़ा हमने। और लास्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वीडियो खास देखते रहना और पूरा वीडियो देखने की ट्राई करना और नोट्स खास बनाना, अपने नोटबुक में लिख ही लेना, ओके। सर